नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर अमेरिका में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक क्षेत्र जिसका नाम है हॉलीवुड, जो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में है। ये हो चुका है अब पूरा खाक और इसे जला दिया है एक जंगल की आग ने। तो क्या है ये आग, क्यों है ये विशेष, क्यों हम इसे अध्ययन करना जरूरी है, क्यों डिजास्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा भारत में कौन सा राज्य जिसने आपदा के रूप में इस आग को, दावानल को घोषित किया है, इन सभी की चर्चा हम यहां करेंगे। तो जो हॉलीवुड है ये जलकर खाक हो गया है। हॉलीवुड अर्थात कहां पर आग लग गई है, तो कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है और ये आग 2025 में लगने वाली सबसे भीषण आग के रूप में देखी जा रही है। ये कहां लगी हुई है, तो ये आग लगी हुई है लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में और ये आग जंगल में लगी हुई आग मानी जा रही है। अब अमेरिका में इसके कारण से क्या घोषित कर दिया गया है, तो इसके लिए से अमेरिका में इमरजेंसी की घटना घोषित कर दी गई है, आपातकाल घोषित कर दिया गया है और इससे लगभग आप ऊपर देखिएगा 3000 एकड़ तक के एरिया में आग से यह खाक हो चुका है। यदि डेटा की बात करें तो 7 जनवरी 2025 तक यदि लॉस एंजलिस में देखें तो 30,000 से अधिक निवासियों को यह क्षेत्र से छोड़कर अपने घरों को दूर जाना पड़ा है। यह बहुत विशेष है और कैलिफोर्निया में यह 5वीं बड़ी आग देखी जा रही है। तो कैलिफोर्निया में लगी हुई यह 5वीं बड़ी आग है जो लगभग 30,000 एकड़ के क्षेत्र को नष्ट कर चुकी है और इससे लगभग 57 बिलियन डॉलर से भी अधिक का नुकसान हुआ है। तो आप इस आपदा की जोखिम को समझ सकते हैं कि इसकी विभीषिका कितनी खतरनाक नजर आती है। करोड़ों लाखों लोगों को अपने घर को खाली करके इस बॉलीवुड, जो बहुत महंगा कीमती स्थान था, इसे छोड़कर जाना पड़ा है। अब यदि कैलिफोर्निया की बात करें, लॉस एंजलिस की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो तबाही हुई है इससे लगभग 1,80,000 जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इफेक्टेड नजर आते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया की बात करें तो वर्तमान समय में जब आग लगी थी तो यहां पर सूखे की स्थिति थी, ड्रॉट की स्थिति थी और 31 दिसंबर 2024 तक राज्य का केवल 40.9% हिस्सा ही सूखा मुक्त था, जबकि बाकी जो हिस्सा था वो सूखाग्रस्त दिखाई दे रहा था। अब आते हैं कि लॉस एंजलिस में ही क्यों आग लगी, बाकी कहीं क्यों आग नहीं लगी, वहीं पर आग क्यों लगी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रभावित किया है, तो इससे इस क्षेत्र का लगभग 56 वर्ग मीटर, 145 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आग में लग गया है। इसके अलावा यहां सैन फ्रांसिस्को का भी बड़ा क्षेत्र जलकर नष्ट हुआ है। यदि ओवरऑल की बात करें तो 19,978 हेक्टेयर का क्षेत्र इससे नष्ट होता नजर आता है। आग का बेसिक स्थान क्या माना गया है, तो आग का बेसिक स्थान पैसिफिक ओशन के पास पहली सेट्स से शुरू माना जाता है। ये जगह याद रखिएगा कि कहां पर, तो पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर से लगा हुआ क्षेत्र है, इसके पास ये जगह है, इसका नाम है पैलिसैड्स। इसी के पास से यहां आग की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा ये आग बहुत तेजी से फैली, ईटन, हर्स्ट, लिडिया, कैनेट आदि क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से फैलने लगी और यहां के लोग इसे बुझा पाने में असमर्थ हो गए। अब चलते हैं आग का बेसिक कारण क्या है, तो सूखे की स्थिति है और सूखे की स्थिति का प्रमुख कारण 2022-23 में असामान्य बारिश, जो वर्षा कम हुई और 2024 में सर्दियों से पहले के जो शुष्क क्षेत्र थे, जो सूखा था, उससे प्रभावित होना बताया जाता है। इसके अलावा सूखा और दहनशील वनस्पति के निर्माण से आग बहुत तेज भड़की और यही आग को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन हो गया। और इस आग का प्रमुख कारण जिस हवा को माना जाता है, उस हवा का नाम है शांता एना हवा। तो शांता एना की जो तेज हवा है, ये बेसिकली अक्टूबर से जनवरी के बीच में चलती है और जब ये हवा चलती है तो इसी क्षेत्र में लगातार तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैलती है। वनस्पति हो, बिजली के तार हो, लकड़ी के घर हो, सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। केवल जंगल नष्ट नहीं होता, यहां रहने वाले जीव जंतु, प्राणी जात सब नष्ट हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का भी क्या प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल 2024 में अक्टूबर तक ये दूसरा सबसे ज्यादा यहां गर्म का महीना था और यहां पर जो गर्मी पड़ी इससे यहां बहुत बड़ा क्षेत्र आग में जलकर नष्ट हुआ है। तो 150 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा सूखा माना जाता है। 150 सालों में दूसरा बड़ा सूखा इस साल को माना गया था और इसी साल यहां
आग लग गई। यहां अत्यधिक गर्मी पड़ी, वर्षा कम थी, वनस्पति सूखे हुए थे, पत्तियों में आग लग गई रगड़ खाने से, और पूरा का पूरा क्षेत्र जंगल में खाक हो गया। क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का? तो जलवायु परिवर्तन का मूल प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि जून और जुलाई 2024 में कैलिफोर्निया के सबसे गर्म महीने रहे हैं, और इस गर्म महीनों के बाद ये सूखा इसमें आग में घी डालने का काम करता है। तो कौन सी हवा है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो ये हवा का नाम है सांता एना। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है अब आपके एग्जाम के सिलेबस से। तो सांता एना क्या है? एक शुष्क, गर्म और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चलने वाली हवा है। इसके अलावा सांता एना के बारे में वही चीज है कि यह गर्म, तेज उत्तर पूर्वी हवा है, तो जब दक्षिणी कैलिफोर्निया के आंतरिक भागों में प्रवाहित होती है और पैसिफिक ओशियन से आर्द्र नमी हुई क्षेत्र को लेकर आने वाली और तटों के विपरीत दिशा में चलने वाली ये हवा होती है। जब ये हवा चलती है तो हवा का प्रवाह क्षेत्र मूलतः अक्टूबर से जनवरी के बीच में होता है, और कैलिफोर्निया और आसपास के क्षेत्र में जब ये सांता एना हवा चलती है तो ग्रेट बेसिन है, रॉकी पर्वत है, शियरा नेवेडा है, इसके बीच के क्षेत्र में हाई प्रेशर का क्षेत्र निर्मित हो जाता है और कैलिफोर्निया में लो प्रेशर, गर्म हो जाता है। तो गर्म क्षेत्र में हवाएं हाई प्रेशर से आती हैं और जब यहां पहुंचती हैं तो उसके पहले ही रगड़ खाकर तेजी से हवा, जैसे भारत में लू चलती है वैसे ही यहां चलती है और रगड़ से आग की उत्पत्ति होती रहती है। अब जैसी हवा पहाड़ से नीचे उतरती है, संपीड़ित होती है, तो गर्म होती है और हवा में क्या कम हो जाती है? आर्द्रता कम हो जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से फैलती हुई ये नजर आती है। तो इसका नाम क्या है? तो रॉकी पर्वत से निचले भाग की ओर चलने वाली ये जो हवा है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सांता एना की हवा कहा जाता है, और ये बहुत विशेष होती है। तो यदि ये प्रश्न आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि आखिरकार सांता एना की हवा का निर्माण कैसे होता है। तो सांता एना की हवा जो है वो कहां चलती है? तो ग्रेट बेसिन में चलती है, रॉकी पर्वत के हिस्से में चलती है, अर्थात उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में चलती हुई इलाका है। और ये कैसे प्रेशर की? हाई प्रेशर की हवा होती है जो नीचे की ओर आती है और अपनी नमी को, जैसे जैसे हवा पहाड़ से नीचे की ओर, जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाती है अधिक वर्षा करती है, पर जैसे जैसे हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है इससे तापमान में वृद्धि होती है और ये कभी वर्षा नहीं करती है, और उस क्षेत्र की जो गर्मी है इसे पाकर और स्वयं गर्म हो जाती है, और ये हवा घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर चलती है। चूंकि 0 डिग्री के ऊपर चलने वाली कोई भी हवा है वो क्लॉकवाइज चलती हुई नजर आती है। अब हवाओं की गति और गर्मी का क्या इंपैक्ट होता है? तो हवा जो रेगिस्तान से तटीय इलाकों के बीच चलती है, ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, जैसे ही ये सकरे इलाके से होकर गुजरती है तेजी से चलती है और यहां पर ये हो जाती है गर्म और सूखी, चूंकि नमी मिलती नहीं है, और जब नमी नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं कि यहां आग बनने का या आग लगाने का प्रमुख कारण बनती है। और यहां पर नमी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंपैक्ट क्या होता है, प्राकृतिक प्रभाव क्या है? तो पेड़ पौधे और वनस्पति कागज की तरह सूखे हो जाते हैं। भाई जब गर्म चीज चल रही है, जैसे लू में हम कैसा देखते हैं, पत्ते सूख जाते हैं और सूख कर नीचे होते हैं, और जब ये तेज गर्म हवा चलती है तो इन्हीं में रगड़ खा खाकर ये आग लगाने का कारण बन जाते हैं। अब आग भड़काने के कारक क्या हैं? तो तेज हवा जो इसमें चिंगारी का काम करती है, चूंकि पत्ते एक दूसरे से सरकते हैं और उसी सरकने से या तो बिजली के तार टूट के गिर जाएं, या तो सिगरेट पीने वालों के सिगरेट से, या तो पत्तियों के आपस में रगड़ खाने से ये आग बढ़ जाती है और तेज हवा इसमें आग में घी डालने का काम करती है। अब चलते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें चुनौती क्या होती है। तो सांता एना हवा जंगल की आग को नियंत्रण से बाहर कर देती है, तेज हवा इसमें और इसकी आग को बढ़ाने का काम करती है। लोग इसी के कारण आग बुझा नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं, और आवासीय इलाके हो, कोई जंगल का इलाका हो, इसमें भारी नुकसान हमें देखने को मिलता है। क्या नमी और जोखिम का इंपैक्ट दिखता है? बिल्कुल भाई, नमी का स्तर जब कम होता है तो आग ज्यादा लगती है, चूंकि सूखे क्षेत्र में आग जल्दी लगती है। आपने भी ये अनुभव जरूर किया होगा। इसके अलावा आग लगने की संभावना को और बढ़ा देती है। अब देखते हैं कि कैलिफोर्निया की आग में जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की आखिरकार क्या भूमिका है।
आखिरकार क्लाइमेट चेंज कैसे इस आग को और बढ़ा रहा है? तो कैलिफोर्निया में जो जंगल की आग लगी, ये जंगल की आग लगने का प्रमुख कारण कौन सी हवा है? तो सांता एना के दौरान होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने आग को और लंबा और गंभीर किया है, क्योंकि हमने ही पेड़ पौधे काटे हैं, हमने ही वनस्पतियों को प्रभावित किया है, हमने ही जीव जंतुओं को माइग्रेट किया है। तो यही वो रीजन है जो इस आग को और अधिक प्रभावी बनाता गया। इसके अलावा नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट 2021 का अध्ययन कहता है कि पिछले 2 दशकों में कैलिफोर्निया में का वार्षिक जलने का मौसम लंबा हो गया है, या हर साल गर्म ज्यादा होता था, आग ज्यादा लगती थी, पर इस बार तो नियंत्रण के बाहर हो गई। और 20 वर्षों में सबसे बड़ी 10 जंगल की आग में 5 अकेले 2020 में इसी क्षेत्र में लगती हुई नजर भी आई है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहां दिखता है, और यह प्रभाव यहां पर 2 ऋतुओं में दिखता है, बसंत में भी दिखता है और ग्रीष्म ऋतु में भी यहां अधिक दिखता हुआ दिखाई देता है। कब से शुरू होता है? तो बसंत की शुरुआत में जब बर्फ पिघल जाती है तो उसी से शुरू होता है, और धीरे धीरे जब मौसम शुष्क होने लगता है तो इसका और नेगेटिव इंपैक्ट इस पूरे लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में देखा जा सकता है, और यही इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस जैसी गैसें जो है उत्सर्जन हो रहा है, उससे भी इसकी स्थिति और बद से बदतर करते जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हमेशा नकारात्मक प्रभावों को और प्रभावी करता है, और इसी से हमें बचने की आवश्यकता नजर आती है। अब आखिरकार ये जो आग लगी हॉलीवुड में, तो इस जंगल की आग का इंपैक्ट क्या होता है? इस इंपैक्ट में बताना है हमें कि जीवन और संपत्ति का विनाश हो जाता है। कहीं पर भी ये आग लगी, इससे जीवन हो या संपत्ति हो, इसका नुकसान ज्यादा होता है। किस पर होता है? तो इंसानों पर होता है, जानवरों की मौत हो जाती है, घर है, खेत है, अवसंरचना, इनका नुकसान हो जाता है, पुनर्निर्माण और राहत और कार्य पर अत्यंत व्यय करना पड़ता है, भारी खर्च करना पड़ता है। यदि मुख्य परीक्षक इंसान से के आधार पर लिखें तो वायुमंडलीय प्रभाव क्या होगा भाई? कि जब आग लगेगी तो आग के कारण जो उसके जलने के सूक्ष्म कण हैं, अम्ल है, कार्बनिक रसायन है, धातु है, धूल है, एलर्जी के तत्व हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जो सांस लेने वाले रोग से ग्रसित लोग हैं, जिनको सांस नहीं लेते बनती है, श्वसन रोग है, अस्थमा है, हार्ट के पेशेंट है, इनको तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भूमि का क्षरण भी अपने आप में बहुत समस्या का कारण बनता है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं और जो वनस्पति होती है, ये नष्ट होने लगती है, और इसमें अनेक प्रकार की व्याधियां भी आने लगती है, भूमि बंजर होने लगती है और अनउपजाऊ भी धीरे धीरे होने लगती है। तो ये इसका एक विशेष प्रभाव हमें दिखाई भी देता है। और जब सूख जाएगी मिट्टी तो हवा चलेगी तो इससे मिट्टी का अपरदन होगा, मृदा का कटाव होगा, ये एक अगली समस्या नजर आती है। और क्या होगा भाई? बायोडायवर्सिटी को लॉस होगा, जैव विविधता को हमें नुकसान देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा भाई? क्योंकि जब जल जाएंगे पेड़ पौधे तो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, कभी वो वापस ही नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थितिकी को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा क्या होगा? तो कुछ प्रजातियां तो भाई एंडेमिक पेंडेमिक के कारण सब समस्याग्रस्त हो जाएंगी और विलुप्त ही हो जाएंगी। तो ये तो हो गया वर्तमान प्रभाव। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट को, लंबा प्रभाव क्या पड़ता है वायुमंडल पे, गैसों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जब भी ऐसी घटना होती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, अर्थात ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, और इससे वायु जो जलवायु है वो परिवर्तन और तेजी से होता है। इकोलॉजी का फिर से स्ट्रक्चर करना, इसे पुनर्निर्माण करना अत्यंत कठिन काम भी हो जाता है। अब भारत में ऐसी हवा चलती है लू, और ये भारत में नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। तो याद रखिएगा, ये जो हॉलीवुड और कैलिफोर्निया की जो आग है, इसके नकारात्मक परिणाम तो हुए हैं, पर मानव यदि सही कार्य करे तो इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि उत्कर्ष में चल रहा है भाई तिरंगा महोत्सव, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कर्ष ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको मिलने वाला है बहुत सारा डिस्काउंट। जैसे यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं उसमें आपको मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी। और यदि आप पहले से उत्कर्ष के किसी कोर्स को ले चुके हैं, एक्सेस कर चुके हैं, तो यदि आप लेना चाहते हैं, आप कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वैलिडिटी को बढ़ाने पर आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, उत्कर्ष का यह तिरंगा महोत्सव 23 तारीख से 28 जनवरी तक ही है, तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा और अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही तात्कालिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।